नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीजीटी 2016 का सामाजिक विज्ञान का सॉल्व पेपर देखेंगे। यह पेपर 8 मार्च 2019 को आयोजित कराया गया था। तो आने वाले एग्ज़ाम जो कि आपका 7 और 8 अगस्त को टीजीटी का एग्ज़ाम है, आपको पता है, तो उसके लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। परीक्षा से पहले इसे आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा कंप्लीट, आपकी जो है आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो जो है शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। अनअकैडमी पर यूपीपीसीएस 2022 के लिए ये कोर्स जो है आपका शुरू हो रहा है 4 अगस्त से। 12 महीने का कंप्लीट कोर्स है, जिसमें आपको प्री और मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो जो लोग पीसीएस 2022 जो है इनको देना है या तैयारी वो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो उनके लिए बैच 4 अगस्त से शुरू हो रहा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पूरा डिटेल चेक कर सकते हैं, और रेफरल कोड हमारा यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का वहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, तो 10% का आपको डिस्काउंट वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो है ये खंड 2 है आपका, यहाँ देख सकते हैं भूगोल के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पेपर आपका 8 मार्च 2019 को ये कराया गया था। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आप देख सकते हैं, भारत में कौन सा राज्य कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको पता होगा डी ऑप्शन से होगा कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है, जहाँ पर 53%, यानी कि भारत के कुल उत्पादन का 53% केवल कर्नाटक में उत्पादित किया जाता है। उसके बाद जो केरल में 28% के करीब कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। फिर तमिलनाडु में करीब 11% के करीब जो है उत्पादित की जाती है कॉफ़ी। तो सर्वाधिक पूछा गया यहाँ पे कर्नाटक से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में नगरीय बस्ती के लिए एक निकाय यानी कि निकस है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा 5000 या अधिक जनसंख्या। भारत की नगरीय क्षेत्र की परिभाषा 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो वे सभी स्थान जहाँ पर नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति आदि हैं, और कम से कम 5000 की जनसंख्या हो, और कामकाजी पुरुष जनसंख्या का कम से कम 75% कृषि कार्यों में संलग्न हो, और जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। तो यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है, तो 5000 या अधिक जनसंख्या सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिट्राइट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये ऑटोमोबाइल यानी कि स्वचालित वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये डिट्राइट जो कि आपका यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर कार के लिए प्रसिद्ध है। और प्रश्न जो पूछा जाता है, शिकागो जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपको बता दें मांस प्रसंस्करण के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद पूछा जाता है मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर तो ये आपका सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर कावासाकी पूछा जाता है जापान का, तो जापान का कावासाकी जो है ये लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और नागोया शहर पूछा जाता है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये भी जापान का है। तो यह भी आपका सूती वस्त्र और जलयान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे डिट्राइट पूछा गया है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नई दिल्ली का सीबीडी है। सीबीडी यानी कि केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र होता है यह। तो दिल्ली का सीबीडी हो जाएगा कनॉट पैलेस। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यह कॉपरनिकस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले प्रख्यात खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉल्मी ने ब्रह्मांड का अध्ययन प्रारंभ किया और बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। टॉल्मी के इस सिद्धांत को जियोसेंट्रिक अवधारणा कहा जाता है, जबकि 1543 ईस्वी में कॉपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं वरन सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। इस अवधारणा को हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत या अवधारणा कहा जाता है। तो हेलियोसेंट्रिक पूछा गया है, कॉपरनिकस सही होगा यहाँ। अगला जो क्वेश्चन है, किसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपका ये ऑप्शन सही होगा 66.5 डिग्री उत्तरी। आर्कटिक वृत्त ये
66.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कहते हैं। उत्तर में इसे उत्तरी उपध्रुव वृत्त और दक्षिण में इसे दक्षिणी अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। 7 देश जो कि आर्कटिक वृत्त से गुजरते हैं, जिनमें कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, फिर जो है ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड के बाद नॉर्वे है, स्वीडन है, नॉर्वे हो गया, स्वीडन है, फिनलैंड और रूस। तो कुल जो है इसमें कितने देश हैं? 7 देश हैं जो कि आर्कटिक वृत्त से होकर के गुजरते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका कि अपने ही स्थान पर शैलों की विघटन और अपघटन की प्रक्रिया कहलाती है, तो वह अपक्षय कहलाता है। ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। और 9वां क्वेश्चन है कणिकामय विघटन का एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है यांत्रिक अपक्षय का। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय, दूसरा जो होता है वह रासायनिक अपक्षय, और तीसरा जैविक अपक्षय। यांत्रिक अपक्षय में सेल बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्य कपासी ये किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है मध्य मेघ का। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बादल को 3 भागों में जो है बांटा गया है। निम्न मेघ जो कि वर्षा स्तरीय मेघ को कहते हैं, उसके बाद मध्य मेघ जो कि मध्य कपासी कहलाता है, और उच्च मेघ जो कि पश्चाव कपासी कहलाता है। तो यहाँ मध्य कपासी पूछा गया है, हो जाएगा मध्य मेघ। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण यह किस पर आधारित था? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, वर्षा और तापमान पर। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वार्षिक और मासिक तापमान और वर्षण को माना है, जबकि थॉर्नथ्वेट ने वर्षा एवं प्राकृतिक वनस्पति को ध्यान में रखकर इन्होंने जलवायु वर्गीकरण दिया था। तो कोपेन का पूछा गया है, वर्षा और तापमान सही होगा। एक संक्रमण क्षेत्र जहाँ पादप समुदाय प्राकृतिक रूप से एक दूसरे से मिलते हैं कहलाते हैं, तो वह कहलाता है संक्रमिका। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 बायोम के मध्य का संक्रमणकालीन क्षेत्र जिसमें दोनों बायोम के पादप या जंतु आपस में मिलते हैं, जैसे कि ये आपका जो क्षेत्र हो गया, तो इसे इकोटोन कहा जाता है। ये आपका पर्यावरण में भी जो है पूछा जाता है, भूगोल का ही पार्ट है। तो इकोटोन में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रजातियाँ एच प्रजातियाँ कहलाती हैं। उदाहरण के स्वरूप जैसे घास भूमियाँ हो गया, ज्वार नदी तट आदि जो है इसके प्रमुख उदाहरण है। तो संक्रमिका सही होगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है प्रवाल भित्तियाँ किसकी बनी होती हैं? यह कोरल पॉलिप्स की बनी होती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि यह यदि ऑप्शन में रहे कैल्शियम कार्बोनेट तो भी जो है आपका सही होगा यहाँ पे, या तो कोरल पॉलिप्स या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द होमो सैपियंस से संबंधित है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सर्वाहारी। होमो सैपियंस ये मानव का वैज्ञानिक नाम है और मानव सर्वाहारी वर्ग के अंतर्गत आता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एडकुंडे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये काफ़ी प्रसिद्ध है, हमेशा पूछा जाता है, ये याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही होगा, कार्ल रिटर। एडकुंडे पुस्तक के लेखक हैं कार्ल रिटर, जो कि एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे, और इस पुस्तक का पहला खंड 1817 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और 1818 ईस्वी में इसका दूसरा खंड प्रकाशित हुआ। और हम्बोल्ट की पुस्तक का नाम है कॉस्मॉस, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है लेवेंसराम की संकल्पना किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये रेटजेल के द्वारा विकसित की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 1901 ईस्वी में रेटजेल ने पहली बार लेवेंसराम शब्द का इस्तेमाल किया, या जो है रहने वाले स्थान का अर्थ है समाधान के लिए अधिग्रहित किए जाने वाले नए क्षेत्रों या जो है क्षेत्र है। रेटजेल को राजनैतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा है राजनैतिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, तो रेटजेल को ही कहा जाता है। रेटजेल की जो अन्य पुस्तकें हैं उनमें है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, द लॉज ऑफ द स्पेशियल ग्रोथ ऑफ स्टेटस। 17वां क्वेश्चन है जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह माल्थस के द्वारा लिखा गया है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सी नहर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है? तो वह है पनामा नहर। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका विश्व में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील सही होगा यहाँ पे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद जो है
वियतनाम है, फिर कोलंबिया है। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी कश्मीर घाटी से बहती है? तो वह है झेलम नदी। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और फ्रांस के ऊपर आल्प्स से रोन घाटी से होकर भूमध्य सागर की ओर बहने वाली पवन कहलाती है? तो वह कहलाता है मिस्ट्रल। डी विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं जो कि रोन घाटी या राइन नदी की घाटी से होकर यह चलती है। विशेषकर यह स्पेन व फ्रांस को प्रभावित करती है। सिराको जो दिया गया है यहाँ पे, सिराको यह आपका सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली एक गर्म वायु है जो कि बालू के कणों से ये युक्त है। मिस्र में इसे खमसीन कहा जाता है, लीबिया में गिबली और ट्यूनेशिया में चिली के नाम से इसे जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है मध्य प्रशांत महासागर से गुजरने वाली अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा सामान्यतः किसका अनुसरण करती है? तो ये 180 डिग्री देशांतर का अनुसरण करती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पृथ्वी पर 180 डिग्री देशांतर के लगभग साथ ये स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई है जो कि एक काल्पनिक रेखा है ये। और कौन सा एक अंतर्जनित बल नहीं है? तो इनमें डी विकल्प से होगा अपर्दन। पृथ्वी की सतह कभी तर्जनित और बहिर्गति बलों के द्वारा यह बदल रही है। तर्जनित बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होता है जो कि पृथ्वी की सतह यानी कि परपटी को तनाव, दबाव या भ्रंशन के द्वारा परिवर्तित करती है और इसके द्वारा पृथ्वी पर पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप जैसी घटना होती हैं। जबकि बहिर्जात शक्तियाँ उनका रूपांतरण करती हैं यानी कि उठी हुई भूमिका और बहिर्जाती बल से अपक्षय एवं अपर्दन की क्रिया संपन्न होती है। अगला जो क्वेश्चन है ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है? तो वह कहलाता है डाइक। ये विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। जब मैग्मा किसी लंबवत या ऊर्ध्वाधर दरार में जमता है तो वह डाइक कहलाता है। अब जब दरारों में धरातल के समकोण पर लावा का प्रवाह होता है और अगर यह इसी स्थिति में जो है ठंडा हो जाए तो दीवार की भांति एक संरचना का निर्माण होता है, इसे ही डाइक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र की अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों में यह आकृति काफ़ी पाई जाती है। 25वां प्रश्न है जब उष्ण और हल्की वायु ठंडे और अधिक गहरी वायु के विरुद्ध चलती है तो पूर्ववर्ती दूसरी के ऊपर चढ़ जाती है, एक वाताग्र कहलाता है। तो यह कहलाता है उष्ण वाताग्र। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वी जर्कनेस के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह हैं वी जर्कनेस और इन्होंने शीतोष्ण चक्रवातों को 6 अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में? तो 6 अवस्थाओं में बांटा है इन्होंने। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई किसके बीच है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा 200 मीटर तक। फोटिक जोन या प्रकाशीय क्षेत्र की गहराई समुद्र की सतह से 200 मीटर तक होती है जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आसानी से होती है। और अगला क्वेश्चन है क्यूरोसियो धारा ये देखी जाती है तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन से होगा प्रशांत महासागर में। क्यूरोसियो ये प्रशांत महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। कैसी जलधारा है? तो यह गर्म जलधारा है और जो कि मध्य चीन तट से प्रारंभ होकर यह जापान तट तक है ये। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय निम्नीकरण भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उच्चतम है? तो यहाँ बी ऑप्शन से होगा छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार ये खनिजों की दृष्टि से अत्यंत ही समृद्ध है। यहाँ खनिजों का निष्कासन अधिक होता है जिस कारण यहाँ पर पर्यावरण अवनयन या निम्नीकरण सबसे अधिक है। 30वां प्रश्न है ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है? तो ये सीधा होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। किसने भूमि प्रयोग अध्ययन आरंभ किया और ब्रिटेन का भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया? तो ये थे एलडी यानी कि डडले स्टॉम्प। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डडले स्टॉम्प ने सर्वप्रथम भूमि प्रयोग अध्ययन शुरू किया था और ब्रिटेन की भूमि प्रयोग मानचित्र प्रस्तावित किया था। स्टॉम्प लंदन में भूगोल के प्रोफेसर थे और 20वीं शताब्दी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सबसे प्रसिद्ध ब्रिटिश भूगोलविदों में से एक थे। और मसाई जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही होगा अफ्रीका में।
और मसाई जनजाति आपको बताना है कि अफ्रीका के तंजानिया, केन्या, युगांडा के पठारी प्रदेशों में ये पाई जाती है। और मसाई जाति जिन झोपड़ियों में रहते हैं उन्हें क्रॉल कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो वह क्रॉल कहा जाता है। और अफ्रीका के अन्य क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण जनजातियां पाई जाती हैं जिनमें है जुलू, जो कि ये दक्षिण अफ्रीका के नेटाल प्रांत में पाई जाती है। उसके बाद पूछा जाता है बुशमैन जनजाति। बुशमैन ये आपका कालाहारी मरुस्थल के पास जो है पाई जाती है। पिग्मी जनजाति ये कांगो बेसिन में पाई जाने वाली जनजाति है। और फुलानी जनजाति पूछा जाता है, तो फुलानी ये आपका नाइजीरिया में पाई जाती है। फिर जो है बंटू जनजाति जो कि दक्षिणी मध्य अमेरिका में पाई जाने वाली जनजाति है। तो ये जो है महत्वपूर्ण है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है मछली पकड़ना यह किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि हो गया, वानिकी हो गया, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन, ये प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राथमिक गतिविधि के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक में आता है विनिर्माण। विनिर्माण ये आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र में या तृतीयक गतिविधि में आपका व्यापार आ जाएगा। उसके बाद बैंकिंग हो गया, संचार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी जो है आपका तृतीयक क्षेत्र में आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया मछली पकड़ना है किसके अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। आसवान परियोजना यह किसकी एक परियोजना थी? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मिस्र। यह नील नदी पर बनाया गया है, याद रखिएगा। और आसवान परियोजना ये मिस्र में है। उसके बाद जो है साओ पोलो ये आपका ब्राज़ील में है। साओ पोलो परियोजना ब्राज़ील का है। सियोन परियोजना ये भारत का है जो कि मुंबई में है। उसके बाद जो है आपका हालबू जो है ये आपका उत्तर कोरिया का है। हालबू या फिर जो है कहीं कहीं आलबू भी आपको लिखा मिलेगा, तो ये उत्तर कोरिया का है। अगला क्वेश्चन अल्फा है। तो अल्फा ये एक प्रकार की घास है। सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, जो कि ये पंपास क्षेत्र जो कि अर्जेंटीना में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कोरोमंडल तट की में स्थित है। तो यहाँ जो सही होगा बी ऑप्शन, तमिलनाडु। कोरोमंडल तट तमिलनाडु में स्थित है। केरल में है मालाबार तट, केरल में है मालाबार तट। उड़ीसा में है उत्कल तट। और गुजरात में है काठियावाड़ तट, गुजरात में है काठियावाड़ तट। तो ये जो है याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, यूरेनस। बाह्य ग्रह पूछा गया है, तो बाह्य ग्रह में आपका यूरेनस आ जाएगा और अरुण आ जाएगा, शनि आएगा, बृहस्पति आएगा, वरुण आएगा। और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत जो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल आते हैं। तो बाह्य ग्रह पूछा गया है, यूरेनस सही हो जाएगा। पृथ्वी एक घूर्णन लगभग कितने घंटों में पूरा करती है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, 24 घंटे में पूरा करती है। अगला क्वेश्चन है महाद्वीपीय धारा के सिद्धांत के अनुसार 250 मिलियन वर्ष पूर्व केवल एक महाद्वीप और एक महासागर था, उस महासागर का नाम था? तो वह था पैंथालौसा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो यहाँ सी विकल्प सही होगा, दोनों का, मर्कली पैमाना और रिक्टर पैमाना दोनों का है। यहाँ पे ये रिक्टर होगा। तो भूकंप की तरंगों का मापन जो है सिस्मोग्राफ उपकरण के द्वारा किया जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता मापने के दो पैमाने हैं। एक तो है आपका रिक्टर स्केल यानी कि रिक्टर पैमाना, और दूसरा है मर्केली स्केल। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक गणितीय पैमाना है, और इसमें भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से लेकर 9 तक के बिंदु को आधार माना जाता है। तो यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है तो इसे कहते हैं? तो वह कहलाता है धूम्र कोहरा। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी है?
तो वह उत्तरी पूर्वी मानसून, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर भी जो है कुछ वर्षा होती हैं, जिसका कारण है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों का लौटते समय बंगाल की खाड़ी के ऊपर से गुजरते हुए आर्द्रता ग्रहण कर लेना। चूँकि तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, अतः शीतकाल में उत्तरी भारत में उच्च वायुदाब और दक्षिण भारत में निम्न वायुदाब का क्षेत्र स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पूछा गया भारत के पूर्वी तट में शीत ऋतु की वर्षा के लिए अधिक उत्तरदायी क्या है, तो वह उत्तरी पूर्वी मानसून। महासागरों और सागरों में पाई जाने वाली औसत लवणता है कितना, यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा 35%। महासागरों की औसत लवणता जो है वह 35% है। इसका अर्थ है कि 1 किलोग्राम जल में 35 ग्राम लवण की मात्रा का होना, और समुद्र की गहराई पर जाने पर वह लवणता कम होती जाती है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही होगा 35%। स्थिर तरंग सिद्धांत ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो यह हैरिस के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। स्थिर तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 ईस्वी में R.A. हैरिस, इनका पूरा नाम है, R.A. हैरिस के द्वारा किया गया था, जो कि हार्मोनिक स्थिरांक की एक अविश्वसनीय नींव पर यह आधारित था। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय नहीं है, तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा प्लास्टिक पदार्थ, ये जैव निम्नीकरण नहीं है, जबकि जीव और पादप ये जैव निम्नीकरण पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। आसन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र कहलाता है, तो वह इकोटोन कहलाता है। अभी इसके पहले हम बताएं आपको, इकोटोन ये आसन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य एक सीमा संक्रमण क्षेत्र है। इकोटोन या संक्रमिका की दो विशेषताएं होती हैं, तो यह दो या दो से अधिक परितंत्र का संक्रमण क्षेत्र होता है, इसलिए यह तनाव का क्षेत्र होता है। और दूसरा कि संक्रमिका यानी कि इकोटोन यह बहुत छोटे क्षेत्र या चारागाह कह सकते हैं, जंगल के बीच का जो होता है, से लेकर बहुत विशाल क्षेत्र ही जंगल का रेगिस्तान के बीच तक यह फैला हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक नदी, झील या झरने जैसे जलापूर्ति वाले स्रोत के निकट स्थित एक स्थान कहलाता है, तो वह कहलाता है नम बिंदु बस्ती। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था, यहाँ ए ऑप्शन सही होगा कि कुल प्रजनन दर को 2010 तक 2.1 तक लाना। और राष्ट्रीय जो जनसंख्या नीति है यह फरवरी 2000 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 घोषित की गई थी। इसका उद्देश्य 2010 तक कुल प्रजनन दर यानी कि TFR टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 तक लाना था। अगला जो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम गुणवत्ता का कोयला है, तो वह एंथ्रेसाइट। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कोयले के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें एंथ्रेसाइट ये सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 94 से 98% तक जो है पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे काली पृथ्वी मृदा कहते हैं, तो वह है चेरनोजम। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। चेरनोजम ये काले रंग की मिट्टी होती है, इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, करीब 4% से लेकर के 16% तक, और इसमें फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरस और अमोनिया की मात्रा भी पाई जाती है, और यह काफ़ी उपजाऊ मृदा है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूछा गया है कितना है, यहाँ बी ऑप्शन सही होगा 3214 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए हो गया आपका। तो पूछा गया है उत्तर दक्षिण का विस्तार यानी कि ये लंबाई, तो ये है 3214 किलोमीटर, और पूर्व पश्चिम का लंबाई यदि पूछा जाता तो यह हो जाता 2933 किलोमीटर। तो दोनों ही याद रखिएगा, भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर, और जो है आपका पूरब और जो है पश्चिम जो विस्तार है वह 2933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं, तो यहाँ सी ऑप्शन से होगा नीलगिरी पहाड़ियों पर। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जिस स्थान में मिलते हैं उस स्थान को नीलगिरी
पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है और पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है ये। इसकी सर्वोच्च चोटी है दोदा बेट्टा जो कि तमिलनाडु में है और ये ऊटी जो है यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ग्रीष्म अपनांत यह किस तारीख को होता है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा 21 जून को। हर वर्ष 21 जून को ग्रीष्म अपनांत या संक्रांति होती है। उत्तरी गोलार्ध में इस दिन रात की तुलना में दिन अधिक बड़ा होता है, साथ ही ये वर्ष का जो है भी सबसे बड़ा दिन होता है। शीतकालीन अपनांत ये आपका 21 या 22 दिसंबर को होती है और इस तिथि को दिन की तुलना में रात अधिक बड़ी होती है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। भारत में अपनाई गई मानक मध्याह्न यानी कि मेरिडियन है तो वह है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा जिसे IST कहा जाता है यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लिया जाता है और यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है और यह ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से 5.5 घंटा यानी कि 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है और यह भारत के कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश से, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर जो है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी प्लेट का एक उदाहरण है? तो यहाँ जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा प्रशांत प्लेट। बृहद प्लेट में आपका प्रशांत प्लेट आ जाएगा, यूरेशियन प्लेट आ जाएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, इंडियन प्लेट है, ऑस्ट्रेलियन है और अंटार्कटिकन प्लेट है। और जो लघु प्लेट में है वह है आपका कोकोस प्लेट हो जाएगा, उसके बाद नाजका प्लेट है, जुआन डी फुका है, कैरिबियन प्लेट है। एक होता है अप प्लेट, तो अप प्लेट में आपका आ जाएगा सोमालिया का, तो जो है पूर्वी चीन का, ये अप प्लेट की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ बृहद पूछा गया है, बड़ी प्लेट का उदाहरण, तो प्रशांत प्लेट होगा। पिडमार्ट मैदान किसके द्वारा बने हैं ये? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे, नदी के द्वारा। पिडमार्ट मैदान नदी के द्वारा बने हैं और संवहनीय वर्षा अधिकांशतः प्रतिदिन ये किस क्षेत्र में होती है? तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा डी ऑप्शन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद कहलाते हैं, तो वह कहलाता है भूजात। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महाद्वीपीय उद्भव के अवसाद ये भूजात कहलाते हैं जो भू सतह की अपर्दन से नदियों में पहुंचकर उनके द्वारा समुद्र में लाए जाते हैं। और भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र के पास देखा जाता है, तो वह है गुजरात तट। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में उच्चतम ज्वार क्षेत्र गुजरात जो कि खंभात कच्छ के पास देखा जाता है, तो यहाँ ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तापीय ऊर्जा परियोजना निम्नलिखित में से किस पर कोई प्रभाव नहीं डालता? तो ध्वनि प्रदूषण पर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिक तंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादन से हानियाँ घटाकर इंगित की जाती हैं, तो यह निवल प्राथमिक उत्पादन में इंगित किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। प्राथमिक उत्पादक जिसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, इनके द्वारा जो है आत्मसात की गई ऊर्जा को ही सकल प्राथमिक उत्पादन कहते हैं। निविल प्राथमिक उत्पादन जिसे NNP कहा जाता है, NNP बराबर होता है सकल प्राथमिक उत्पादन माइनस श्वसन द्वारा नष्ट ऊर्जा की मात्रा। अगला जो क्वेश्चन है, कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह किसके द्वारा बताया गया है? तो यहाँ पे जो सही होगा ये ऑप्शन वान थ्यूनेन के द्वारा। कृषि भूमि प्रयोग मॉडल एक आर्थिक मॉडल है, यह जर्मन विद्वान वान थ्यूनेन के द्वारा बताया गया है। इन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के मध्य एक केंद्रीय नगर जो है केंद्रीय नगर अवस्थित होगा और उसके बाहर भूमि उपयोग की 6 जो है संकेंद्रीय पेटियां विकसित होंगी, जैसे गहन कृषि की पेटी, फिर ईंधन की लकड़ी की पेटी, फिर जो है परती रहित गहन कृषि, उसके बाद मिश्रित कृषि वाली पेटी जो कि बाह्य पेटी सबसे अंतिम में होगा। तो यहाँ पे वान थ्यूनेन से होगा ए ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या की नकारात्मक वृद्धि किस वर्ष से लेकर किस वर्ष में हुई थी? तो यहाँ पे बी ऑप्शन से होगा 1911 से 1921 के बीच।
1911 में जो औसत वार्षिक वृद्धि दर था वह था 0.56 था, और 1921 में यह था -0.03। तो नकारात्मक वृद्धि 1911 से 21 के बीच होगा। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो दोस्तों जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में हम जो है नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स के प्रश्नों को लेकर के आएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।